नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हमारा जो चर्चा रहेगा वो बॉटनी पर रहेगा। आप सबको बता दें, महासंग्राम रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी बॉटनी पर। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को बता दूँ, फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर दी गई है। तो जिन्होंने महासंग्राम रिवीजन क्लास फर्स्ट यूनिट की नहीं देखी, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास एग्ज़ाम टाइम में मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आप सबका जो पूरा का पूरा यूनिट है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके जो प्रमुख क्वेश्चंस आंसर हैं उनका सलूशन आप लोग को मिल जाए, ताकि आप कम समय में अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर सकें। तो दोस्तों, आज हमारी सेकंड यूनिट रहेगी, यानी कि फर्स्ट यूनिट की चर्चा कर दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट यूनिट की क्लास नहीं देखें वो क्लास जरूर देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। बॉटनी आपके थर्ड सेमेस्टर में जो है वो है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो छात्राएँ अभी बिल्कुल भी कोई तैयारी उनका नहीं हुआ है और उनका एग्ज़ाम नज़दीक है और वो चाहते हैं उनका मार्क्स अच्छा है, तो महासंग्राम रिवीजन क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे आशा है आप सब लोग सहयोग करेंगे। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। बाकी आपकी जो डेली लाइव क्लास रहेगी इसी टाइम पर रहेगी, यानी 8 बजे, रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास संचालित की जाएगी, जिसमें 3 दिन आपकी बॉटनी की क्लास चलेगी और 3 दिन आपकी जूलॉजी की महासंग्राम रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड, आपका जो यूनिट नंबर सेकंड है वो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस। हिंदी में इसे कहते हैं वर्गीकरण के प्रकार और उनके प्रमाण। आपको क्लास जो मिलेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। ओके, चलिए। तो सबसे पहले तो यूनिट नंबर सेकंड के जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उनको बता देता हूँ कि आपको यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेबल कंटेंट दिया गया है, जिसमें आप पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण की पद्धति, जिसमें 3 प्रकार की नामकरण पद्धतियाँ शामिल हैं। आपका हो जाएगा पहला आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम पद्धति। आपका B नंबर हो जाएगा नेचुरल सिस्टम, जिसे कहते हैं प्राकृतिक पद्धति। और ऑप्शन C है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसे जात वृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो पहला आपका टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन, जो एंगलर और प्रेंटल ने क्लासिफिकेशन दिया है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बारे में चर्चा रहेगी। तीसरा जो आपका पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे वो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और चौथा जो है ये है पेनिनोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा होगी। फिर जो आपका पांचवा पॉइंट हम इसमें चर्चा रहेगा, यानी पांचवा पॉइंट जो आपका रहेगा वो है जॉन हिचसन। जॉन हिचसन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए, क्योंकि इस पर राइट शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है। तो जॉन हिचसन भी महत्वपूर्ण है। आपका छठवां पॉइंट इसमें जो कवर होगा वो है रोल ऑफ साइटोलॉजी इन प्लांट टेक्सोनॉमी। और आपका जो सातवां पॉइंट, जिसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा, ये आपका लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो इतने टॉपिक्स पर आज हमारी इस क्लास में चर्चा रहेगी। तो आप सब लोग थोड़ा सा वेट करना है आपको, क्योंकि क्लास लंबी हो सकती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन ये है कि पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और एक ही क्लास में आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की पद्धति को हम समझते हैं। वर्गीकरण की पद्धति, जैसा कि मैंने बताया, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम यानी कृत्रिम पद्धति क्या होती है। ओके, हेडिंग लगा लीजिएगा आप सभी लोग, साथ ही साथ नोट करने का प्रयास भी करेंगे ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस हो जाए। तो कृत्रिम पद्धति, इन ए आर्टिफिशियल सिस्टम प्लांट आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन और मोस्ट ए फ्यू कैरेक्टर सेलेक्टेड आर्बिट्ररी। कृत्रिम पद्धति में दोस्तों पौधों को केवल एक अथवा कुछ लक्षण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एज ए रिजल्ट of this closely related plant are often placed in different group while unrelated plant are grouped together। इसके फलस्वरूप कुछ जो समीपस्थ पौधे हैं वो विभिन्न समूहों में तथा
असंबद्ध पौधों को एक साथ रख दिया जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, यही आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। बाकी तीसरा पॉइंट इसमें ये दिया गया है, द बेस्ट नॉन आर्टिफिशियल सिस्टम इज दैट ऑफ लीनियस। वर्गीकरण की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृत्रिम पद्धति लीनियस द्वारा वर्गीकृत की गई थी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम है ये किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा दिया गया था, और ये सबसे प्रसिद्ध कृत्रिम पद्धति आपकी है। चलिए अब सेकंड नंबर को समझते हैं, जो आपका है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसे प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, इन द नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशंस एंड प्लांट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर रिलेटेड कैरेक्टर्स। प्राकृतिक पद्धति में पौधों में लगभग सभी प्रमुख लक्षण विचार में लाए जाते हैं तथा पौधों को संबंधित लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत भी किया जाता है। ये आपका प्राकृतिक पद्धति कहता है। दूसरा पॉइंट, ऑल मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नेचुरल विच गिव एज द ट्रू आइडिया ऑफ द नेचुरल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट प्लांट। यानी कि वर्गीकरण की सभी आधुनिक पद्धतियां प्राकृतिक हैं। जो वर्गीकरण की सभी आधुनिक पद्धतियां हैं वो क्या है? प्राकृतिक हैं, जो विभिन्न पौधों के बीच के प्राकृतिक संबंधों को प्रकट करती हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब इस सिस्टम का प्रतिपादन किसने किया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिस्टम। बेंथम एंड हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति प्राकृतिक पद्धति का प्रमुख उदाहरण है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक है, तो बेंथम और हुकर द्वारा ये प्रतिपादित की गई है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण पद्धति की प्राकृतिक पद्धति का प्रमुख एक उदाहरण है। अब जो आपका तीसरा सिस्टम हो जाता है क्लासिफिकेशन का, वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे क्या कहते हैं? जात वृत्तीय पद्धति कहते हैं। अब समझते हैं कि जात वृत्तीय पद्धति क्या होती है। इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप। जात वृत्तीय पौधों में पौधों को उनकी विकासीय एवं आनुवंशिक संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो जात वृत्तीय पद्धति है, इसमें जो पौधे हैं उनको उनके विकासीय और उनके आनुवंशिक संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी इसमें आपका क्या क्लियर हो जाएगा? इसमें आपका जो नेचुरल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इससे पूछता है कि आप वर्गीकरण की प्राकृतिक व कृत्रिम पद्धति को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे और जात वृत्तीय पद्धति क्या है, इस पर आप चर्चा करिए। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ओके, चलिए आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं आपका दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। आपका दूसरा जो टॉपिक है इस यूनिट में वो है एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन। एंगलर तथा प्रेंटल का वर्गीकरण पद्धति, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। समझते हैं कि एंगलर और प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है वो क्या है। ओके, दिस सिस्टम हैज़ बीन एडोप्टेड बाय द जर्मन बॉटनिस्ट ए एंगलर एंड कर्ल ई ए प्रेंटल इन द बुक ऑफ डाई नेचुरलिचेन पफलान जेन फैमिलियन। ये इनकी बुक थी। ठीक है, इस वर्गीकरण की जो ये पद्धति है, वर्गीकरण की इस पद्धति को दो जर्मन बॉटनिस्ट या दो जर्मन वनस्पति कह लीजिए, ए एंगलर और कर्ल ई ए प्रेंटल ने अपनी पुस्तक डाई नेचुरलिचेन पफलान जैन फैमिलियन में प्रकाशित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपका दूसरा पॉइंट बता दें आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए एंगलर एंड प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसके द्वारा दिया गया था,
तो ये दिया गया था, ये जो सिस्टम है यानी वर्गीकरण की जो ये पद्धति थी, ये 2 जर्मन बॉटनिस्ट के द्वारा दी गई थी। पहले बॉटनिस्ट कौन थे? ए एंगलर तथा दूसरे बॉटनिस्ट थे कार्ल ई प्रेंटल थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? डाई नेचुरलिचेन पफलान जैन फैमिलियन। ये पुस्तक दोस्तों 23 खंडों में विभाजित थी और सन 1800 लगभग सन 1887 से 1915 के मध्य में ये प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी आप याद रखिएगा, 1887 से 1915 के बीच में प्रकाशित हुई थी, जिसमें संपूर्ण पादप जगत अर्थात शैवाल से लेकर के आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसी के नाम पर इनका, इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि एंगलर और प्रेंटल का जो सिस्टम्स है क्लासिफिकेशन उसमें और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो दिस एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्क ऑफ एंगलर। एंगलर तथा प्रेंटल द्वारा प्रतिपादित आइकलर के कार्य पर आधारित है। यह पद्धति किस पर आधारित है? आइकलर के कार्य पर आधारित है। In this system, the family are arranged according to increasing complexity of flower. इस पद्धति में कुलों की पुष्पों की जटिलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इस पद्धति में जो कुल हैं उनको पुष्पों की जटिलता के आधार पर क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, यानी इस सिस्टम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द प्लांट किंगडम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 13 divisions. The 13 divisions is the Embryophyta and Cyphnomyphia seed plant, which is the divided into 2 subdivision, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दोस्तों, इस पद्धति के अनुसार पादप जगत को 13 डिवीजनों में विभक्त किया गया है। इस पद्धति में 13 डिवीजीय बीजीय पौधे हैं, 13 डिवीजीय बीजीय पौधे हैं, जिन्हें पुनः 2 उप डिवीजन में जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में विभाजित किया गया था। उप डिवीजन एंजियोस्पर्मी को पुनः निम्नलिखित 2 क्लास में विभक्त किया गया है। अब उन क्लास को हम समझते हैं कि वो 2 क्लास क्या है। ठीक है, आगे उन दोनों क्लास के बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि देखो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये लॉन्ग टाइप में आएगा। तो आप क्लास फर्स्ट में आप कह सकते हैं कीटलोडोनी और दूसरा आपका हो जाता है डाइकोटलोडीनी। इन दोनों में आप पढ़ेंगे आर्डर से सम्मिलित, प्रथम आर्डर के अंतिम में जो सम्मिलित होते हैं उनके आधार पर जो है इनका नामकरण किया गया है। तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझते हैं इतना ही केवल हमें समझना है। जब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे कि आप एंगलर और प्रेंटल के बारे में बताइए, तो आपको केवल और केवल एंगलर और प्रेंटल के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको जानकारी कर तथा प्रेंटल के वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख गुण को समझते हैं कि इनका जो प्रमुख गुण, एंगलर और प्रेंटल ने जो वर्गीकरण की पद्धति थी, इनकी प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। द मेरिट ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम लाइज इन द एवोल्यूशन एंड लार्ज आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ बेंथम एंड हुकर, द मोनोक्लेमाइडी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स फैमिली among the related forms of free petals in the large series is called the Archicalamidae। दोस्तों, बेंथम माफ करिएगा, एंगलर तथा प्रेंटल ने जो वर्गीकरण पद्धति दी थी उसके प्रमुख जो विशेषता थी वो थी बेंथम तथा हुकर की पद्धति में पौधों के कृत्रिम समूह में मोनोक्लेमाइडी का समापन है, और इस समूह में जो रखे गए कुल हैं उनको स्वतंत्र दल पत्र के संबंधित स्वरूपों में क्या किया गया है? वितरित किया गया है। तो ये है प्रमुख विशेषता एंगलर तथा प्रेंटल के वर्गीकरण की। अब समझते हैं एंगलर तथा प्रेंटल के प्रमुख इसके पद्धति के प्रमुख दोष कौन कौन से थे। जो एंगलर और प्रेंटल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, इसके प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। ओके, द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म फॉर बेनोटाइटल्स, यानी कि बेनोटाइटल्स सदस्य पूर्वजों से एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति, ये सबसे पहला दोष हो जाता है। पहला दोष क्या है? पहला दोष है कि बेनोटाइटल्स द्वारा सदस्य पूर्वजों के एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति, ये
एंगलर तथा प्रेंटल के वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख, ये पहला दोष है। दूसरा दोष को समझते हैं। दूसरा दोष क्या है इसका? द डिवीजन माफ करिएगा, द डेरिवेशंस ऑफ डाइक्लेमाइडियस फ्लावर्स इन टू सीरीज और ओलर्स एज द कैलेक्स एंड कोरेला फ्रॉम द मोनोक्लेमाइडियस फ्लावर। एक पद्धत दलपुंज पुष्पों और से जो द्विपुंज दलपुंज पुष्प हैं उनके फैलिक्स व क्लोरेला के रूप में दो श्रेणियों की व्युत्पत्ति हुई है। ये इसका सेकंड दोष था। तीसरा दोष है द कंसिडरेशंस ऑफ सिंपल यूनिसेक्सुअल फ्लावर एज द प्रिमिटिव, यानी कि एक सरल एक लिंगी पुष्पों को आदिम मानना, एक सरल लिंगी पुष्पों को आदिम मानना, ये एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन का तीसरा दोष है। चौथा दोष हम समझते हैं, लेकिन इसमें चौथा दोष नहीं, बस इतना ही दिया गया है। आगे अब बढ़ते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीन ही आपको दोष, 3 गुण और 3 दोष बताना है, ज़्यादा नहीं आपको तैयार करना है, इतना ही आपको तैयार करना। ओके, चलिए समझते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट आपका है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओके, आपके एग्जाम में देखेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर भी मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। बेंथम व हुकर पद्धति का विवरण समझते हैं कि बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्या है। बेंथम एंड हुकर्स नेचुरल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्रेहेंसिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इज प्रेमिलेटेड इन इंडिया। बेंथम व हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण की एक प्राकृतिक पद्धति अत्यंत विस्तृत प्रणाली है, एक अत्यंत विस्तृत प्रणाली है। भारतवर्ष में इस पद्धति को प्रयुक्त किया जाता है। ओके, तो अब आप समझ गए कि बेंथम और हुकर का जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है। एक प्रकार का अत्यंत विस्तृत प्रणाली है जो भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में इस पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जॉर्ज बेंथम 1800 से लेकर के 1884 तक एंड जेडी हुकर ने 1817 से लेकर के 1911 तक द टू ग्रेट इंग्लिश सिस्टेमेटिस्ट पब्लिश्ड दियर वर्क इन द जेनेरा प्लेटारम। जॉर्ज बेंथम ने 1800 से लेकर के 1884 एवं जोसेफ डाल्टन हुकर ने 1817 से लेकर के 1911 इंग्लैंड के, ये दोनों क्या थे, वनस्पति शास्त्री थे, ये वनस्पतिज्ञ थे इंग्लैंड के, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन। इन्होंने अपनी वर्गीकरण पद्धति जेनेरा प्लेटारम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। और जो आपका पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था यानी कि एंगलर और प्रेंटल का, उन्होंने अपनी जो खोज थी यानी कि जो अपनी वर्गीकरण प्रणाली थी वो किस पुस्तक में प्रस्तुत की थी, तो वो थी डाई नेचुरलिचेन पप्लान जैन फैमिलियन। बाकी जो जॉर्ज और बेंथम यानी कि बेंथम और हुकर ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने किस पुस्तक में अपना वर्गीकरण पद्धति को प्रकाशित किया था, जेनेरा प्लेटारम नामक पुस्तक में प्रकाशित की थी। और इन्होंने कब खोज किया था, सन 1800 से लेकर के 1884 तक। और जोसेफ डाल्टन जो हुकर थे उन्होंने 1817 से और 1911 तक अपनी खोज की थी। और ये दोनों कहाँ के थे, इंग्लैंड के वनस्पतिज्ञ थे जिन्होंने वर्गीकरण पद्धति दी थी और कहाँ पर प्रकाशित किया था, जेनेरा प्लेटारम नामक पुस्तक में। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बेंथम एंड हुकर डिवाइड द सीड प्लांट इनटू डाइकोटिलेडॉन्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडॉन्स एंड आउटलाइन ऑफ दियर क्लासिफिकेशन इज गिवन बिलो। दोस्तों, बेंथम तथा हुकर ने बीजीय पौधों को डाइकोटिलेडॉन्स और जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडॉन्स में विभक्त किया था। जो इनके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के प्रमुख गुण हैं वो निम्न नीचे दिए गए हैं, तो इतना आपको तैयार करना है। अब समझते हैं बेंथम तथा हुकर के वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, इनके जो प्रमुख गुण हैं उनको समझते हैं। तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम इज नेचुरल
वन एंड हैज़ बीन फाउंड सुटेबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। ओके, बेंथम तथा हुकर द्वारा जो प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति थी वो एक प्राकृतिक पद्धति थी तथा ये सभी प्रयोगात्मक कार्यों में उपयोगी है। ये जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सभी प्रयोगात्मक कार्य के लिए उपयोगी है। इन्होंने नेचुरल यानी प्राकृतिक पद्धति दी थी। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो इनका प्रमुख गुण क्या है। दूसरा है दोस्तों, ए स्पेशल फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज एडिशन ऑफ द डिस्कीफ्लोरी एंड curious of arrangement of dividing certain group on the basis of aquatic and terrestrial characters। दोस्तों इस पद्धति का एक प्रमुख लक्षण जिसका नाम है डिस्कीफ्लोरी का समावेशन तथा कुछ समूहों का जलीय तथा स्थलीय प्रकृति के आधार पर विभाजन किया गया था, ये प्रमुख गुण था। ठीक है, जो बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन की सिस्टम दी थी उसमें क्या था, जो इसके प्रमुख लक्षण थे, इस पद्धति का एक प्रमुख लक्षण जिसे कहा गया डिस्कीफ्लोरी, इसका समावेश तथा कुछ समूहों का जलीय अथवा स्तरीय प्रकृति के आधार पर विभाजन किया, ये प्रमुख गुण थे। तो दो यहाँ पर मैंने दिए हैं प्रमुख गुण। ठीक है, इन दोनों को आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि बेंथम और हुकर की जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी इसके प्रमुख दोष क्या क्या थे। इसके दोष को हम समझते हैं, इनका दोष क्या है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर इज नॉट ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम since it is placed mainly on single and mostly artificial characters. Nothing has been said about the phylogeny of all dicots and monocots roots. The system of Bentham and Hooker is not a phylogenetic system. जो बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन नहीं है, ये मेनली बेस्ड है सिंगल एंड मोस्ट आर्टिफिशियल करेक्टर पर। ठीक है, चलिए आगे हिंदी में भी समझने का प्रयास करेंगे। बेंथम तथा हुकर द्वारा जो प्रतिपादित वर्गीकरण प्रणाली है वो एक जात वृत्तीय प्रणाली नहीं है, जात वृत्तीय पद्धति नहीं है, क्योंकि यह मुख्यतः एक अधिकांश कृत्रिम लक्षणों पर आधारित है। इस वर्गीकरण में द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के जात वृत्तीय के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ये पहला दोष है। दूसरा है द जिम्नोस्पर्म आर प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, ए पॉइंट ऑफ एनोमली एंड थिंक कंट्राडिक्टरी विथ द करंट नॉलेज ऑफ द प्लांट ग्रुप। इस पद्धति में जिम्नोस्पर्म पौधों को द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री पौधों के बीच में रखा गया है। यह तथ्य आधुनिक पादप समूहों के ज्ञान के विपरीत व एक बड़ी असंगति है। इतनी बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रमुख दोष की बात हम कर रहे थे जिसमें हमने पहला दोष ये देखा कि जो बेंथम और हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण की पद्धति थी वो एक जात वृत्तीय पद्धति नहीं है, क्योंकि इस पद्धति में मुख्यतः अधिकांश जो कृत्रिम लक्षण हैं वो आधारित हैं। इस वर्गीकरण में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के जात वृत्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ये पहला दोष था। दूसरा दोष ये है कि इस पद्धति में जिम्नोस्पर्म पौधों को द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के बीच में रखा गया है तथा ये तथ्य आधुनिक पादप समूहों के ज्ञान के विपरीत की एक बड़ी असंगति है, ये दूसरा दोष है। ठीक है, तो आपने 3 टॉपिक पढ़ लिया। पहला तो सबसे पहला आपने पढ़ा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनमें आपने पढ़ा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा एंगलर और प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने पढ़ा एंगलर और प्रेंटल ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो क्या है। फिर आपने एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के प्रमुख गुण पढ़े, फिर उनके दोष की चर्चा की गई। फिर हमने तीसरा पॉइंट जो आपको अभी तक बताया है वो है आपका
बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने प्रमुख बेंथम और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, इनके प्रमुख गुण क्या थे और प्रमुख दोष क्या थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैलिनोलॉजी। समझते हैं कि पैलिनोलॉजी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। जिन्होंने कंप्लीटली पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पैलिनोलॉजी क्या है इसको हम समझते हैं। पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलियन ग्रेन्स। पैलिनोलॉजी पराग कणों का एक प्रकार का अध्ययन है। क्या है पैलिनोलॉजी? पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन है। फॉसिल स्पोर्स आर फाउंड इन द पीट एंड अदर सेडिमेंट्स इन द लिनाइट एंड कोल एंड सील्स। दोस्तों, पैलिनोलॉजी पराग कणों का एक प्रकार का अध्ययन है जो लिग्राइट, कोयले और सेल्स में जीवाश्म, बीजाणु पीठ और अन्य तलछट में पाए जाते हैं। वे करोड़ों साल पहले प्री कैम्ब्रियन काल से स्पष्ट हैं। इसी को कहा जाता है, इसी के पूरे अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलिनोलॉजी कहा जाता है। दे आर एविडेंट सिंस प्री कैम्ब्रियन टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ millions of years ago. Polian grain morphology play an important role of taxonomic classification. पराग कणों की आकृति विज्ञान वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पराग कण की आकृति है, पराग कण की आकृति विज्ञान वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव एलर्जी के अध्ययन, पशु आहार के विश्लेषण में वायुमंडलीय क्षेत्र के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया और इनका नामकरण किया गया है। पराग और बीजाणु उत्पादन और फैलाव, जिसे हम एरोबायोलॉजी के सर्वेक्षण सहित कई अनुप्रयोगों में पैलिनोलॉजी का एक उपयोगी उपकरण हम मानते हैं। ठीक है, इतनी बात को आप देखें। पहला पॉइंट, परागणों की आकृति विज्ञान वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव एलर्जी के अध्ययन, पशु आहार के विश्लेषण के वायुमंडलीय दाब के बारे में ये बताता है। दूसरा है पराग के बीजाणु उत्पादन और फैलाव, एरोबायोलॉजी के सर्वेक्षण सहित कई अनुप्रयोगों में पैलिनोलॉजी एक उपयोगी उपकरण रहा है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलियन ग्रेन्स दैट आर यूजफुल ऑफ टेक्सोनोमिक एविडेंस। जो पराग कण हैं, इनके कुछ लक्षण जो वर्गीय साक्ष्य का निर्माण करते हैं वो क्या है? वो है इकाई, ध्रुवीयता, आकार, समरूपता, परमाणु राज, दीवार वास्तुकला, निर्वासन, स्त्रीकरण, एक्साइन संरचना और मूर्तिकला। ये पराग कणों के कुछ लक्षण हैं जो वर्गीय साक्ष्य का निर्माण करते हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं किसके? पोलियन ग्रेन पढ़ रहे हैं और इसके यूजफुल जो टेक्सोनोमिक एविडेंस है उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा पहले पॉइंट पे कैरेक्टरिस्टिक में कि पराग कण के जो कुछ लक्षण हैं जो वर्गीय के साक्ष्य का निर्माण करते हैं, वह कौन कौन से हैं? इकाई, ध्रुवीयता, आकार, समरूपता, परमाणु राज, दीवार वास्तुकला, निर्वासन, स्त्रीकरण और एक्साइन संरचना और मूर्ति कला। ये सभी इसके एविडेंस दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरा अगर आप क्लास देखते हैं और तैयार कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, यानी सेकंड यूनिट। ओके, चलिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। इसमें आकार, संरचना, स्थिति तथा संख्या और अपर्चर के प्रकार भी इसमें शामिल हैं, जो पराग छिद्र की एक जींस की विभिन्नता प्रजातियों से भिन्न हो सकती है। तीसरा पॉइंट यह है कि पराग कणों के आकार का उपयोग किसी जींस की प्रजातियों की पहचान करने के लिए भी किया जाता है। जो पराग कण हैं, इनके आकार का उपयोग हम किसी जीन्स की प्रजातियों की पहचान करने के लिए भी कर सकते हैं। आपका तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट क्या कहता है?
इसका चौथा पॉइंट कहता है कि पादप वर्गीकरण में पैलिनोलॉजी साक्ष्य का एक दिलचस्प उदाहरण है। जीन्स और ट्रासाइन गाइन का एक उदाहरण भी है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा और तीसरा पॉइंट, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आपने पढ़ लिया पैलिनोलॉजी और इसके कैरेक्टरिस्टिक को। अब हम आगे चर्चा करते हैं जॉन हिस्सन। जॉन हिस्सन सबसे इम्पॉर्टेंट है, पांचवा जो आपका टॉपिक है जॉन हिस्सन। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जॉन हिस्सन। ठीक है, समझते हैं कि जॉन हिस्सन कौन थे। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड। दोस्तों, जो जॉन हिस्सन थे वो डायरेक्टर थे रॉयल गार्डन बॉटेनिकल गार्डन क्यू के, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ही पब्लिश्ड ए बुक फैमिलीज ऑफ फ्लावर प्लांट्स, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन 2 वॉल्यूम फर्स्ट जो इनको दिया था 2 वॉल्यूम में, यानी कि 2 इस पार्ट इसका बनाया था। इस बुक का 2 वॉल्यूम आया था। पहला वॉल्यूम 1926 में और दूसरा जो वॉल्यूम आया था वो 1934 में आया था। दिस क्लासिफिकेशन वाज द रिलीज बाय हिम इन 1959 ऑन द बेसिस ऑफ 24 प्रिंसिपल्स विच आर गिवन बिलो। दोस्तों, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने जो प्रकाशित किया था 1959 में किया था ऑन द बेसिस ऑफ 24 प्रिंसिपल, यानी 24 प्रिंसिपल्स के आधार पर, जो कि निम्न थे। मैं यहाँ पर बताने का उनका प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी है। जब शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जॉन हिस्सन 1884 और 1972, जॉन हिस्सन ने जो खोज अपनी जारी की थी वो कब की थी? 1884 से लेकर के 1972 के बीच में। ये रॉयल बॉटेनिकल गार्डन के क्यू जो है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड से संबंधित थे। इन्होंने पौधों में वर्गीकरण की पद्धति दी थी, जिनमें इन्होंने एक पुस्तक दी थी जिसका नाम था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये बैंथम और हुकर तथा बिसेसे की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। हिस्सन द्वारा जो प्रतिपादित पुष्पीय पौधों का वर्गीकरण दिया गया था वो 24 प्रिंसिपल पर आधारित था। ठीक है, ये जॉन और हिस्सन के बारे में आपको बताना होगा तो आप जॉन हिस्सन के बारे में बता सकते हैं। अभी यहीं पर भी तैयार कर लीजिए। जॉन हिस्सन जो थे वो डायरेक्टर थे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू के, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि 2 वॉल्यूम में आई थी। पहला वॉल्यूम इन्होंने 1926 में दिया था और दूसरा वॉल्यूम इन्होंने दिया था 1934 में। दिस क्लासिफिकेशन वाज रिलीज हिप्स, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये रिलीज कब किया गया था? 1959 में। इसके आधार पर किया गया था 24 प्रिंसिपल के आधार पर, जो कि बैंथम और हुकर और किस्से के सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पर आधारित था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। आपका 6वां पॉइंट जो है वो है रोल ऑफ साइटोलॉजी इन प्लांट टैक्सोनॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिकीय विज्ञान पादप वर्गीकरण। कोशिकीय विज्ञान पादप वर्गीकरण। समझते हैं कि कोशिकीय विज्ञान पादप वर्गीकरण क्या है। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी दैट यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इन साइटोटैक्सोनॉमी। द क्रोमोसोमल configuration of organism is mostly used to understand the relationship between two organisms. Cytology is used to the categorize organism by the investigation circular properties such as chromosomes count in the structure. समझते हैं दोस्तों क्या है? साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, कोशिकीय विज्ञान पादप वर्गीकरण की एक प्रकार की शाखा है। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कोशिकीय विज्ञान पादप वर्गीकरण की एक प्रकार की शाखा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक की गई है, यानी कैरेक्टरिस्टाइज ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, जो जीव को वर्गीकृत करने के लिए सेलुलर संरचनाओं की विशेषताओं का उपयोग करती है। ओके, आगे समझते हैं।
The chromosomal configuration of organism is most used to the understand relationship between two organisms. साइटोटैक्सोनॉमी में दो जीवों के बीच संबंधों को समझाने के लिए एक जीव के क्रोमोसोम्स विन्यास का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है. साइटोलॉजी is used to categorize the organism by investigation circular properties such as chromosomes count and structure. कोशिका विज्ञान का उपयोग क्रोमोसोम्स की संख्या और संरचना जैसे कि सेलुलर गुणों की जांच करके जीवों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है. ठीक है, अब आगे समझते हैं द रोल ऑफ साइटोलॉजी इन टैक्सोनॉमी. वर्गीकरण में कोशिका विज्ञान की मुख्य भूमिका क्या है? तो साइटोटैक्सोनॉमी इज द डिसिप्लिन ऑफ टैक्सोनॉमी दैट classifies organisms based on the properties of their circular architecture. साइटोटैक्सोनॉमी पादप वर्गीकरण का एक अनुशासन है जो जीवों को उनके सेलुलर वस्तुकला के गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है. ये पहला आपका रोल दिया गया है. वर्गीकरण में कोशिका विज्ञान की जो प्रमुख भूमिका है वो क्या है? वो दी गई है साइटोलॉजी. पादप वर्गीकरण एक प्रकार का अनुशासन है जो जीवों को उनके सेलुलर वस्तुकला के गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है. दूसरा हम समझते हैं, दूसरा इसका जो योगदान है वो दिया गया है कि साइटोलॉजी इज यूज टू कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म बाय द इन्वेस्टिगेटिंग सर्कुलर प्रॉपर्टीज सच एज क्रोमोसोम्स काउंट एंड स्ट्रक्चर. कोशिकीय विज्ञान का उपयोग क्रोमोसोम्स की संख्या और संरचना जैसे सेलुलर गुणों की जांच करके जीवों को वर्गीकृत करने के लिए तैयार किया जाता है. ये दो प्रमुख आपके मुख्य भूमिका जो है वर्गीकरण की, कोशिका वर्गीकरण में जो कोशिका विज्ञान की प्रमुख भूमिका थी वो पहली ये थी और दूसरी ये भूमिका. दो ये प्रमुख भूमिकाएं हैं जो मैंने दे दिया है. इसको आप तैयार करने का प्रयास करिएगा. अब आपका जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा, जिसे हिंदी में कहा जाता है आणविक जीव विज्ञान डेटा. आणविक जीव विज्ञान डेटा क्या होता है समझते हैं. आणविक जीव विज्ञान डेटा को द मॉलिक्यूलर डेटा बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए ऑफ द डिफरेंट प्लांट प्रोवाइडिंग मैनी रिलेटिविटी ऑफ आउटपुट्स इन टेक्सोनोमिकल स्टडी ऑफ प्लांट. विभिन्न पौधों के डीएनए और आरएनए में भिन्नता पर आधारित आणविक डेटा पौधों के वर्गीकरण संबंधी अध्ययन के कई प्रासंगिक प्रमाण प्रदान करते हैं. ठीक है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटा है वो बेस्ड है किस पर? ऑन द वेरिएशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए ऑफ द डिफरेंट प्लांट, जो प्रोवाइड करते हैं मैनी रिलीफ आउटपुट ऑफ टेक्सोनोमिकल स्टडी ऑफ द प्लांट. ओके, चलिए नेक्स्ट वो समझते हैं द मॉलिक्यूलर डेटा बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन डीएनए एंड आरएनए ऑफ डिफरेंट प्लांट प्रोवाइडेड मोर reliable inputs, that is DNA fingerprints, has become a very useful source of information in taxonomy. विभिन्न पौधों के डीएनए और आरएनए में भिन्नता पर आधारित जो आणविक डेटा या अधिक विश्वसनीय इनपुट प्रदान करते हैं. उदाहरण के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट पादप वर्गीकरण में सूचना का एक ही बहुत ही उपयोगी स्रोत है. ओके, अब इसमें दो पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा. पहला पॉइंट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. समझते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट एम्प्टी डीएनए मेड अप 2500 kbp undergo lot of arrangements as well as occurrence of many forms of within a mitochondrion. It is regarded relativity as of little significance of the phylogenetic systematic. दोस्तों इस अवलोकन के आधार पर
mtDNA जो कि 200 से लेकर के 2500 kbps से बना है। एक माइटोकॉन्ड्रियल के भीतर बहुत सारे पुनः व्यवस्था के साथ साथ कई रूपी घटनाओं से गुजरना होता है। इसे फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक में अपेक्षाकृत कम महत्व माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। नेक्स्ट आपका है क्लोरोप्लास्ट डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पढ़ लिया, अब समझेंगे क्लोरोप्लास्ट डीएनए क्या होता है। दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट डीएनए में हरे पौधों में वर्गीकरण साक्ष्य के रूप में जो हरे पौधे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए को समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए में हरे पौधों में वर्गीकरण साक्ष्य के रूप में सबसे उपयुक्त आनुवांशिक सामग्री जिसे cpDNA है। इसे ये उच्च पौधों में क्लोरोप्लास्ट यानी cpDNA का आकार केवल 120 से 140 kbp होता है। इस प्रकार ये कोशिका के भीतर आनुवांशिक सामग्री के तीनों स्रोत में सबसे छोटा है। तो टेक्सोनोमिक अध्ययन में cpDNA के लाभ को सापेक्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट डीएनए। द मोस्ट सुटेबल जेनेटिक मटेरियल एज टेक्सोनोमिक एविडेंस ऑफ ग्रीन प्लास्टेड इन cpDNA। ओके, यानी क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए के हरे पौधों के वर्गीकरण साक्ष्य के रूप में सबसे उपयुक्त जो आनुवांशिक सामग्री है वो cpDNA है। द हाइगर प्लांट ऑफ साइज ऑफ cpDNA इन क्लोरोप्लास्ट इज ओनली 120 से 140 kbp। दोस्तों, हाइगर प्लांट की साइज में cpDNA का जो क्लोरोप्लास्ट में जो होता है साइज वो कितना होता है, 120 से 140 kbp के आसपास होता है। दस इट इज द स्मॉलेस्ट एमंग ऑल 5 दीज सोर्स एंड जेनेटिक मटेरियल विद इन 5 सेल। इस प्रकार ये कोशिका के भीतर आनुवांशिक सामग्री के 3 स्रोतों का सबसे छोटा यानी 5 स्रोतों का सबसे छोटा होता है। द एविडेंस ऑफ cp टेक्सोनोमिक इन स्टडी कुड बी समरीड एस, यानी कि टेक्सोनोमिक अध्ययन में cpDNA के लाभ को सापेक्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो आपने इस क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आपका बनेगा इस टाइप का, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको मॉडल पेपर में मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है वो मैंने आप लोग के पास भेज दिया है, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है राइट एन अकाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा पर एक अकाउंट दीजिए जिसमें आप सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा क्या है इसको आप समझाने का प्रयास करेंगे। फिर आप इसमें 2 मेन पॉइंट है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये दोनों क्या होता है इनको आप डिफाइन करेंगे, तब आपका ये उत्तर पूरा होगा। तो आज हम पूरी यूनिट की चर्चा कर चुके हैं। आपके सेकेंड यूनिट में बॉटनी में जो भी इम्पॉर्टेंट था, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस, आपके सेकेंड यूनिट का नाम है बॉटनी 3rd सेमेस्टर, जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिनकी चर्चा मैंने कर दी है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आप सभी लोग हल कर ले जाएंगे अगर आप ये क्लास पूरा का पूरा तैयार कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आज की ये क्लास आप सबको कैसी लगी, सबसे पहले तो थम्स अप करके बता दीजिए, लाइक करके क्लास को बता दीजिए, और जो भी चैनल पर नए आए हैं भाई बंधु प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि कल जो क्लास रहेगी वो आपकी 3rd यूनिट की क्लास रहेगी जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर की भी चर्चा करेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास की कल तीसरी क्लास रहेगी बॉटनी की, आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। पूरे के पूरे यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की जाएगी, तो आप सब लोग लाइव जरूर आइएगा। 8 बजे से रोज़ आपकी क्लास संचालित की जाएगी, रोज़ रात में। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।